हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 हो चुका है। ये क्लासेस जो है आपको इस टाइम ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 14 चैप्टर थे। सारे चैप्टर प्रॉपर तरीके से मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो भी जाके देख सकते हैं। अब जो क्लासेस मिल रही हैं ज्योग्राफी की हैं। ऐसे ही करके हम लोग 6 की जब ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग देन पॉलिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके आपकी जो एससी की मतलब थ्योरी चल रही है, जो सीरीज है, सारे चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे जो क्लास होती है वो भी ज्वाइन करिएगा उसमें, क्योंकि हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। जो एसएसटी है उसमें 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। क्लास 6 की और 7 की हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बना दी, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा वहां से। और क्लास 8 की जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आप में जीके जो जीएस पूछा जाता है वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से पूछा जाता है। तो इसलिए आपको 2 बजे एंड 5 बजे वाली क्लास दोनों ज्वाइन करनी है, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो बात कही गई है पृथ्वी एवं उनकी गतियां, यानी जो दिन और रात कैसे होता है, ठीक है, ये क्या मतलब है, और पृथ्वी अपने अक्षांश पे कितना झुकी हुई है, तो इस बारे में इस चैप्टर में गिवन है। सब हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस का जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी डाउट हैं और क्योंकि बुक से ही क्लियर होंगे जितने भी डाउट होंगे, और जब बुक पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ जो चैप्टर नंबर 2 है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें और साथ ही साथ में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे जो भी टीचिंग से रिलेटेड आती है। तो बात कर लेते हैं दिन और रात। आखिर दिन और रात होता कैसे है, ठीक है, तो इस बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बात ही कही गई है पृथ्वी और उसकी गतियां। क्योंकि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं उसी के कारण दिन और रात होता है, यानी क्या प्रोसेस रहता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात कही गई है कि दिन और रात होता कैसे है। तो ये सब कहानी के तौर पे बताया गया है कि मतलब कैसे क्या है। मेन जो पॉइंट है बनता है वो आपका यहाँ से पृथ्वी का घूमना, क्योंकि इसी की वजह से दिन और रात जो है होता है। इसमें बात कही गई है कि राजू ने मतलब आगे कहा कि शीला, ये कहानी के तौर पे बताया गया है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है, यानी जिस प्रकार जो अपनी ड्रेस पहन के जो शीला है वो घूम रही है, तो राजीव कह रहे हैं उसी प्रकार जो है पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी अपनी जगह पर गोल गोल घूमती है। और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वह दिन होता है। और जहां प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां पे रात होती है। तो यानी जो दिन और रात होता है वो क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है तो जिस तरफ सूर्य, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जिस पार्ट में सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं तो वहां पे उजेला होता है, तो वहां पे दिन हो जाता है। लेकिन इस भाग में वहीं पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो इस भाग में अंधेरा होता है। तो यही कहा जाता है कि आखिर दिन और रात क्यों होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमने की वजह से दिन और रात होता है। आगे चलते हैं। और जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां पे दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए वहां रात हो जाती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरे करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटा जो होता है एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो इसको घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। तो अपने ही अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दिन रात क्यों मतलब किस वजह से होता है, तो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, जिसको घूर्णन कहते हैं या फिर दैनिक गति कहते हैं, उसी के कारण दिन और रात होता है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि ग्लोब को लेकर आया, उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। तो ग्लोब जो है, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का ही नक्शा है, तो जैसे ग्लोब घूमता है वैसे ही पृथ्वी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं।
तो जो रेखा उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई क्षणिक या रेखा नहीं होती। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, क्योंकि सेम ग्लोब पृथ्वी के जैसा ही दिखता है। इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अक्षांश झुकी हुई है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23 सही 1/2 इतना जो है अक्षांश पर पृथ्वी अपने झुकी हुई है। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है कि मतलब सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। तो यानी जो सूर्य की किरणें जिस भाग पर पड़ रही होंगी तो वहां पे दिन होगा, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहां पे गर्मी भी होगी। ठीक है। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी, क्योंकि जिस तरफ मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो इसकी किरणें इस पार्ट पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर दिन भी तो होगा, लेकिन साथ ही साथ गर्मी होगी। लेकिन इस भाग में ना तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ना तो दिन है, तो जब दिन भी नहीं है और सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो ठंड रहेगा, यानी रात रहेगी और ठंडी भी रहेगी। आगे चलते हैं। घूर्ण गति के साथ ही पृथ्वी का जो है परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो परिभ्रमण गति से जुड़ा हुआ है, तो इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिभ्रमण क्या होता है। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में जो एक राउंड लगा लेती है सूर्य का। ठीक है। और अपने ही अक्ष पर जब घूमती है तो कितना समय लगाता है? 24 घंटे। 24 घंटे में वो खुद पर ही अपने ही अक्ष पर घूम लेती है, और जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 365 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो यानी जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। उसमें टाइम कितना लगता है? 365 दिन लगते हैं। आगे चलते हैं। वास्तव में पृथ्वी जो है घूम रही होती है, सूर्य नहीं, क्योंकि सूर्य स्थित है, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य के अराउंड पृथ्वी घूम रही होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही हैं। तो ये फील होता है जब आप ट्रेन में बैठो, तो कभी कभी ये फील होता है कि पेड़ जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है या पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है या दक्षिण से पूरब की ओर घूम रही है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, यानी पृथ्वी यहाँ से पश्चिम से स्टार्ट होकर ऐसे घूमती है। ठीक है। ऐसे करके फिर आती है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत। ठीक है, जैसा कि चित्र में देखने को अभी आपको मिलेगा। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका 21 जून जब होता है तो उत्तर में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु जो इस टाइम चल रही है, 21 जून को दिन बड़ा होता है। दक्षिण में क्या होता है कि रातें बड़ी होती हैं 21 जून को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका 23 सितंबर आता है, उसमें क्या होता है? दिन रात जो है बराबर रहता है। ठीक। आगे चलते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। 22 दिसंबर को जो है ग्रीष्म ऋतु जो सब शुरू होती है, तो दक्षिण की तरफ क्या होता है? दक्षिण में दिन बड़े होने लगते हैं और उत्तर में है दिन छोटे होने लगते हैं 22 दिसंबर में। 21 मार्च को जो आपका होता है वो दिन और रात बराबर होता है। आगे चलते हैं। इसमें बात कही गई है
21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। यानी जब 21 जून आता है तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने पड़ रहा होता है। तो जब सूर्य के ठीक सामने पड़ेगा तो सूर्य की किरणें हैं जो सीधे पृथ्वी पर पड़ रही होती हैं। तो जब वो सीधे पड़ रही होंगी, क्योंकि कर्क मतलब ठीक सामने होगा, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी लेकिन सीधे बीचों बीच में पड़ रही होंगी, यानी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा जो है प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु जब आती है, मतलब गर्मी का जब मौसम आता है, तो क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई, उत्तरी गोला मतलब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, कितना पड़ता है, 6 महीने लगातार पड़ता है, जिससे यह 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है। यही कारण है ध्रुव में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने दिन होता है। यानी क्योंकि जो उत्तरी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस तरफ हो जाता है उत्तरी ध्रुव और इस तरफ होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जब उत्तरी ध्रुव होता है, इस पे 6 महीने रात होती है, तो यहाँ पे 6 महीने दिन होगा। जब यहाँ पे 6 महीने रात होगी तो यहाँ पे 6 महीने दिन, यानी सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 6 महीने में, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है लगातार 6 महीने पड़ता रहता है। तो 6 महीने रात ही, मतलब रात होगी तो रात ही रहेगी 6 महीने, दिन होगा तो दिन ही रहेगा। आगे चलते हैं। जून एवं दिसंबर की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। जून और दिसंबर जो है, 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 जून को, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। यानी क्योंकि जो पृथ्वी की किरण, वो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पड़ रही होती हैं और पृथ्वी पर सीधे कर्क रेखा पर पड़ रही होती है, तो इसी की वजह से जो है दिन बड़ा होता है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, क्योंकि सीधे किरणें जो है पृथ्वी की पड़ रही है पृथ्वी पर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ताप है वो बढ़ेगा। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, यानी जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप जो है कम मिलता है। यानी क्योंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में सीधे किरणें पड़ रही होती है पृथ्वी पर, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती हैं, यानी पूरा जो प्रकाश है नहीं जा पा रहा होता है, इसी की वजह से वहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होता है। तो 21 जून को जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो है उत्तरी गोलार्ध का जो है दिन बड़ा रहता है। आगे चलते हैं। और वहाँ जाड़े का मौसम होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही होती दक्षिणी गोलार्ध पे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे गर्मी होती है। आगे चलते हैं। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी जब 6 महीने बीत जाते हैं तो पृथ्वी आधी परिक्रमा कर चुकी होती है सूर्य की, तो क्या होता है, सूर्य के दूसरी ओर वो पहुंच चुकी होती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं। यानी जब आधा टाइम हो चुका होता है, यानी 6 महीने, क्योंकि एक साल में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो जब 6 महीने हो जाते हैं तो पृथ्वी जो है सूर्य के आधे चक्कर, मतलब आधे भाग पर पहुंच चुकी होती है, यानी उसका आधा परिक्रमा हो चुका होता है। तो क्या होता है, जो मकर रेखा है, ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। क्योंकि जब पृथ्वी आधा घूम चुकी होती है, आधा रोटेट कर चुकी है, तो जो मकर रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, तो क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें अधिक प्रकाश होने लगता है और कम हिस्सा जो है अंधेरे में रहता है। ठीक है, इसीलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटे पड़ने लगती हैं। यानी मेन रीजन जो इसका है कि जो सूर्य की किरणें जिस पार्ट पर पड़ेंगी, यानी अगर उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध पर दिन होगा और टेम्परेचर हाई होगा, यानी गर्मी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध पर रात रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे पड़ेंगी नहीं, तो इस वजह से वहां का भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यहाँ की वहाँ मतलब कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे ठंडी होगी और रात होगी,
और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर अंधेरा हो जाएगा, वहां की जो रातें हैं मतलब वहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वहां पे ठंडी होने लगेगी और साथ ही साथ रात हो जाएगी। तो जहां जिस भाग में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में दिन रहेगा। तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध पर अगर दिन है तो 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध पर रात रहेगी, और अगर 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध पर रात है तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध पर दिन रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। दिन भी छोटा होता है, इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है, ठीक है। अब चलते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। सब अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, इसमें कंफ्यूजन होती है कि दिसंबर में दिन बड़े होते हैं कि जून में दिन बड़े होते हैं, कि उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है, कब क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो कोई डाउट ना रहे। अब बात कर लेते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को कैसे दिन हो, कैसी रातें होती हैं। तो यही बात कही गई 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति जो है, इस दिन पृथ्वी का जो झुकाव है ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत, यानी पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी होती है, ना तो सूर्य की तरफ झुकी है और ना ही इसके विपरीत झुकी होती है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटता है, क्योंकि पृथ्वी जो है बिल्कुल सीधी है, ना वो सूर्य की तरफ झुकाव लिए है ना विपरीत दिशा में है, यानी वो अपनी जगह पर सीधी है। तो क्या करती है, वो अक्षांश को 2 भागों में काट देती है, इसीलिए दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए 21 मार्च और 23 सितंबर, अगर आपसे ये ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि कौन सी दिन मतलब कौन सी तारीख को दिन और रात बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग कर लेना, डाउट मत रखना। 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होती है। मेन उसका रीजन क्या है कि पृथ्वी जो है ना तो सूर्य की तरफ झुकी होती है ना ही उसकी विपरीत दिशा में झुकी होती है। इसी वजह से जो कर्क रेखा है मतलब वो अक्षांश रेखा है, उसको पृथ्वी जो बराबर भागों में काट रही होती है, इसी वजह से दिन और रात बराबर होता है। आगे चलते हैं। दिन और रात बराबर जो है होती है, ये तिथियां हैं समधि व रात्रि कहलाती हैं। यानी जो अगर दिन और रात बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, समधि और रात्रि कहा जाता है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ इन दोनों महीने में अधिक गर्मी पड़ती है, यानी क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं तो क्या होता है, इन दोनों महीने में जो गर्मी अधिक होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध है ना तो वहां पे अधिक गर्मी होगी और ना ही अधिक ठंडी होगी। इस तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसी तिथियों में क्या होता है, वसंत और शिशु ऋतु होती है। अब बात कर लेते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी 21 जून जब आता है तो जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधी रेखा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और कर्क रेखा है ये, ठीक है, और ये सूर्य है। तो जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी कर्क रेखा पर तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 21 जून को है सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है, होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु हो जाती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधी जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इस वजह से गर्मियां होने लगती हैं। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है इसमें, तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती हैं, जिसके कारण जो धूप है वो हल्की होती है। आगे देखते हैं, गर्मी भी नहीं होती। इस समय बनने वाली परछाई जो है लंबी होती है, जिससे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। यानी आपने देखा होगा जब मॉर्निंग के टाइम परछाई वगैरह बनती है, लेकिन जब दोपहर होता है तो सूर्य जो है सीधे पृथ्वी पर पड़ रहा होता है, यानी सीधे कर्क रेखा पर पड़ रहा होता है, तो इसकी वजह से जो परछाई है वो भी नहीं बनती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती हैं तथा परछाई भी छोटी हो जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो इस वजह से जो है प्रकाश तो अधिक मिलेगा लेकिन साथ साथ गर्मी भी अधिक होगी।
यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। आगे चलते हैं। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। तो रात में सूर्य का जो प्रकाश है, क्योंकि टेम्परेचर हमको सूर्य की गर्मी से ही प्राप्त होता है, तो जब सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पड़ती हैं पृथ्वी पर, मतलब जिस भाग में नहीं पड़ती हैं, तो वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की गोलाकार सतह। तो जो पृथ्वी की गोलाकार सतह है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो दी गई है सतह, ही आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये है, ये पृथ्वी हुई, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये मतलब उत्तरी ध्रुव है। फिर ये आपका नीचे आ जाता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा होता है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा होती है। तो ये भी ध्यान रखना कौन सी रेखा कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। उत्तरी जो ध्रुव है वो 66 सही 1/2 यहाँ पे कटा हुआ इतने पे है। ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। ये उष्णकटिबंधीय जो है विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को बराबर भागों में बांट देती है, यानी 0 अक्षांश पर है, ठीक है। मकर रेखा जो 23 सही 1/2, ठीक है, इस यहाँ पे होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, सर्कल जो ये बना हुआ है कि कहाँ पे क्या है। उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है। 66 सही 1/2। अब बात कर लेते हैं, यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांट दें, तो बीच के हिस्से से सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय की पेटी कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य को, अगर मान लीजिए आपने जो पृथ्वी है उसको आपने 2 भागों में बांट दिया, तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो जहां पर सीधे पड़ रही होंगी वहां पर गर्मी बढ़ेगी। इसी की वजह से उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है, जब सालों भर उसमें गर्मी पड़ेगी। तो ये जो उष्णकटिबंधीय, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय लिखा हो, यहाँ पर भी जो इसको काट रही है विषुवत रेखा जो है वो काट रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिसके कारण हमको जो है ठंडी लगती है, गर्मी कम लगती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी जो कम है गर्मी मिलती है, क्योंकि जब धीरे धीरे जो सूर्य की किरणें वो फैलने लगती हैं और सीधे जब पड़ेंगी नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी जो है कम होने लगेगी। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी जो है उसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। ध्रुव के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। यानी सूर्य की जो किरणें वो सीधी नहीं पड़ रही होती हैं। मान लीजिए आप टॉर्च लीजिए, अगर आपने कहीं पर प्रकाश लगाया है तो अगर आप पास में तो उसकी किरणें सीधी पड़ रही होंगी, लेकिन अगर आप वहीं कहीं दूर से साइड से लगा रहे तो उसकी किरणें आएंगी, बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि वो दूर से पड़ रही हैं और तिरछी पड़ रही हैं। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उत्तरी ध्रुव पर अगर पड़ रही हैं तो तिरछी पड़ रही होती हैं, तो टेम्परेचर जाता है यहाँ, यानी कि वहां पे गर्मी होती, बट बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं। ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये दूर से पड़ रही होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जहां पर बर्फ जो है वर्ष भर जमती है उसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है, पृथ्वी के झुकाव तथा अच्छी एवं वर्षीय गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। समधि व रात्रि जो होती है वो उसको ये कब होती है, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होती है। अभी मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 जून या 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर या 21 जून। तो 21 जून को होता है। पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितना झुकी हुई है, तो 23 सही 1/2 झुकी हुई है। शीतोष्ण कटिबंधी जो है ये आपको बताना है।
फिर आप जो क्वेश्चन है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है या उष्णकटिबंधीय कहलाता है, विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर, तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। पृथ्वी का जो है आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटा है, बड़ा है या समान है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चांद पर पहुंचने वाले जो थे सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे, कि जो जो चांद पर पहुंचे थे, तो आपके क्या है, राकेश शर्मा है या फिर यूरी गार्गिर है या फिर तेन सिंह है या फिर नील आर्मस्ट्रांग है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये वाला और ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर छोटा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे जो डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके क्वेश्चन आप कर पाओगे। जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है तो सब जो होता है वो एक ही में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके आप एग्जाम हॉल में पेपर अटेंड कर पाओगे। तो शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, शीत कटिबंध किसको कहते हैं, कौन से मतलब डेट को दिन बड़ा होता है, कब रातें छोटी होती है, कब दिन और रात बराबर होता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उत्तरी जो ध्रुव है वहाँ पे दिन रात कैसे 6 महीने की रात क्यों होती है, आखिर क्या रीजन है, और दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पे 6 महीने, अगर उत्तरी ध्रुव पे अगर 6 महीने रात है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और जहाँ पे दिन होगा वहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पे उजेला तो होगा ही, यानी दिन तो होगा ही, उसके साथ साथ वहाँ पे गर्मी भी मिल रही होगी, यानी सूर्य की जो किरणें उससे हमको हीट मिल रही होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर उत्तरी ध्रुव पर रात है तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा। और 6-6 महीने का ये प्रोसेस चलता है, जैसे कि आप लोग मतलब 24 घंटे में दिन, 12 घंटे रात हुई, 12 घंटे दिन हो गया, तो 24 घंटे का दिन और रात हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 6-6 महीने का चलता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो उष्णकटिबंधीय रेखाएं हैं कितने अक्षांश पर कटी हुई हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा काफ़ी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से ही ज़्यादा उठाए जाते हैं, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा। आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सीरीज जो है चल रही है, ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर साथ में PYQ क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी आपको क्लासेस मिलती रहें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बोले थे उसको कमेंट में आंसर जरूर गिवन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।